Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Students, आज हम बायोलॉजी चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हम साइंस में यूज़ करते हैं और साइंस एक सिस्टमेटाइज नॉलेज है। सिस्टमेटाइज नॉलेज कौन सा होता है? ऐसा नॉलेज जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप टेक्निक को यूज़ करें, यानी इसमें एक सेट ऑफ मेथडोलॉजी होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, देन हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी भी मसले का हल निकालते हैं। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज नॉलेज, हैव अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी। इसमें मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है और इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी पे बेस नहीं करती, इसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और फिर उससे अपने रिजल्ट्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड सिर्फ बायो में ही नहीं बल्कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ये नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बायोलॉजी में ये बायोलॉजिकल जो है इश्यूज़ यानी लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, या पहले 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? A question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist mind। बायोलॉजिस्ट के माइंड में ऑटोमेटिकली खुद भी आ सकता है। जैसे आपने मलेरिया वाली एग्जांपल 9th में पढ़ी थी, तो उसमें जो है मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, मलेरिया की इलामात क्या हैं, मलेरिया की फैलने की वजूहात क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस या तो लोग बायोलॉजिस्ट से पूछते थे या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ जाते थे। तो इनका फिर सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं जो माइंड में आते हैं, दीज आर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी निशानदेही की जाती है, देन फिर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप है और ऑब्जर्वेशन में हम उस एरिया में जाते हैं, जाके लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पे होने वाले वाक़यात को, इवेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पे जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, देन अपने जो मुशाहदात हैं उनको नोट डाउन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की। तो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन भी यही है, अ वे टू गैदर डाटा बाय वॉचिंग पीपल, इवेंट्स और नोटिंग फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। अब ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं वो 5 सेंसेस से करते हैं। 5 सेंसेस हमारी वही जो हिस्से हैं और वो हैं विजन यानी देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल और टेस्ट और टच। इन 5 सेंसेस को यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं और उनको नोट डाउन करते हैं। जो भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो या तो बेटा होती हैं क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव, या तो क्वालिटेटिव हो सकती हैं या क्वांटिटेटिव हो सकती हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताएं, क्वांटिटी को डिस्कस ना करें, क्वालिटी से रिलेटेड बातें जो है वो हमें पता चल जाएं। तो क्वालिटी क्या है मेरा बेटा? क्वालिटी इज़, जैसे कोई चीज़ ठंडी है, दैट इज़ द क्वालिटी। गर्म है, ये उसकी क्वालिटी है। हैवी है, क्वालिटी है। लाइट है, क्वालिटी है ये उसकी। इसमें हम नंबर्स को यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथानॉल। पानी जो है वो इथानॉल से वजनी है। कोई नंबर नहीं, कितना वजनी है, क्यों वजनी है, कोई रीज़न नहीं, नंबरिंग कोई भी नहीं है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा होता है, बॉइलिंग पॉइंट गर्म होता है। इसमें कोई नंबर यूज़ नहीं किया हुआ। इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो लेस एक्यूरेट होती हैं, इतनी अच्छी नहीं होती, बेटर क्वालिटी की नहीं होती, वेरिएबल हैं, चेंज हो सकती हैं, कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम इनको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स की फॉर्म में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। उसी एग्जाम्पल को, जैसे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट बता दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे जब हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट है,
इनवेरिएबल हैं, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती हैं। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम इनको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो, देन फिर ऑब्जर्वेशंस को आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में नेक्स्ट जो है वो लिखते हो, यानी एक स्टेटमेंट बना लेते हो अपनी ऑब्जर्वेशन से। ऐसी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये थर्ड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, और हम अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। एंड दिस स्टेटमेंट जो है इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव आरजी को कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है जो उसको एक्सप्लेन करती है कि हमारी ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती हैं। लाइक के इन केस ऑफ मलेरिया के केस में साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो थी वो हाइपोथेसिस बनाई थी। जैसे मॉस्कीटो इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मॉस्कीटो जो है वो मलेरिया का कॉज है। तो ये एक लाइन की स्टेटमेंट थी, इसको बाद में टेस्ट किया जाना था क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस जो होती है इसको बनाने के बहुत से मेथड्स हैं, 2 मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वेज टू फॉर्मुलेट बनाना हाइपोथेसिस को बनाने के तरीके। तो फर्स्ट वन इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है मेरा बेटा? डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल क्या है कि आप देखते हो कि तमाम जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स हैं, ओके जितने भी बर्ड्स हैं उनके विंग हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, आप कहते हो कि क्रो एक जो है इसके भी विंग हैं, तो इट्स मीन ये भी बर्ड है। स्पैरो, बाद में स्पेसिफिक पे आते हो कि स्पैरो जो है इसके भी विंग हैं, इट्स मीन ये भी एक बर्ड है। पहले सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व करोगे, फिर अपने स्पेसिमेन जो आपके पास स्पेसिमेन पड़ा हुआ है जस्ट से कि वो स्पैरो है, फिर स्पैरो को देखोगे कि हाँ भाई इसके तो विंग्स हैं, इट्स मीन ये भी एक बर्ड है। तो ऐसी जो हाइपोथेसिस होती है इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच। इंडक्टिव रीजनिंग में आपका एक स्पेसिमेन होता है, लाइक मेरे पास एक स्पैरो है और स्पैरो जो है इसके विंग्स हैं। मैं पहले पता लगाऊंगी कि स्पैरो जो है ये एक बर्ड है और इसके विंग्स हैं, इट्स मीन कि सारे के सारे बर्ड जो हैं उनके भी विंग्स होते हैं। एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन से मैं जनरल की तरफ गई। बायो में हम ज़्यादातर जो रीजनिंग यूज़ करते हैं वो इंडक्टिव रीजनिंग है। एक स्पेसिफिक चीज़ लेते हैं लैब में, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको जनरली अप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरी दुनिया फिर लें और फिर उसके बाद अपने स्पेसिमेन के साथ उसका कंपैरिजन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम एक जो है वो अपना स्पेसिमेन लेते हैं, अपना जो है वो ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके ऊपर जो रिज़ल्ट निकलते हैं फिर हम जनरली उसको अप्लाई करते हैं। कि जैसे एक मॉस्कीटो के अंदर अगर प्लाज्मोडियम निकल आएगा और वो एनोफ्लीज मॉस्कीटो हमने लिया है, तो हम कहेंगे जितने भी एनोफ्लीज मॉस्कीटो हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, वो प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे में लेकर जा सकते हैं। इस तरह से हम अपने स्पेसिफिक स्पेसिमेन से जनरल की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा भी हाइपोथेसिस को बनाने के डिफरेंट मेथड हैं, लाइक इंट्यूजन और इमेजिनेशन। इंट्यूजन और इमेजिनेशन क्या है? ख्याल में आना, तखय्युल करना, यानी सोच लेना, इमेजिन कर लेना कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। एस्थेटिक प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस यानी कि आप तरजीह देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे प्रेफर करना कि इसकी एक स्टेटमेंट की निस्बत दूसरी स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर है, आप खुद उसको तरजीह दो और प्रेफर करो, उसे एस्थेटिक प्रेफरेंस में हम लेते हैं। रिलीजियस आइडिया, किसी भी मसले में रिलीजन का बहुत गहरा रोल होता है, डीप रोल होता है रिलीजन का। तो जो रिलीजन है ये हमें, जैसे कि अब एक पॉइंट है, अगर हम लाइफ के एवोल्यूशन को, ओरिजिन को देखें तो हर एक जो मज़हब है इसकी अलहदा से एक हाइपोथेसिस देता है। इस्लाम का एक अपने जो हैं वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हिंदुज़म में अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो रिलीजन का हाइपोथेसिस बनाने में बहुत गहरा रोल होता है। कंपैरिजन विद अदर प्रोसेसेस, हम दूसरे प्रोसेसेस से कंपैरिजन करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं, फिर हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। और एक है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग अनदर थिंग,
कि आप जो है वो बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे थे और आपने फ़िज़िक्स की कोई चीज़ डिस्कवर कर ली, या फिर आपका जो था एक्सपेरिमेंट वो जो था वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, या उसका टॉपिक ही बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन आपने किसी और फील्ड से कोई चीज़ डिस्कवर कर ली, उसे हम कहते हैं बाय चांस जो है ये हो गया है, हम ऐसा चाहते नहीं थे लेकिन हमने ये चीज़ जो है ये थिंग जो है डिस्कवर कर ली है। बेटा जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस नहीं बनाते, हम एक से ज़ायद हाइपोथेसिस बनाते हैं। H1 H0 दो हाइपोथेसिस ज़्यादातर बनती हैं। एक हाइपोथेसिस होती है कि जैसे मैं मलेरिया की ही एग्जांपल लेती हूँ, तो मच्छर मलेरिया की वजह है, ये हमारी H1 हाइपोथेसिस है। मच्छर मलेरिया की वजह नहीं है, ये हमारी H0 हाइपोथेसिस है। तो इन दोनों में से जो भी प्रूव हो जाए हम उसको आगे लेके चल पड़ते हैं। ओके, तो एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाने से अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो जो साइंटिस्ट है उसका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, वो मज़ीद एक्सपेरिमेंट करता है कि हाँ एक तो चलो ठीक हो गई, नेक्स्ट वो इस तरह से एक ट्रू होती है और एक जो है वो गलत साबित हो जाती है। H1 और H0 ये सिस्टम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। अपनी हाइपोथेसिस जो हमने एक बना ली उस पर फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। जैसे मलेरिया का फिर एक्सपेरिमेंट करवाया गया, स्पैरो को कटवा के देखा गया, बाइट करवाया गया कि आया कि ये मलेरिया कॉज करता है या कॉज नहीं करता। तो एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं तो वो चीज़ प्रूफ होती है कि आया ये हाइपोथेसिस ठीक है या ठीक नहीं है, यानी इसको बार बार टेस्ट किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है। जब हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए, ऑफन टेस्टेड किया जाए और वो रॉन्ग हो जाए, इट्स मीन कि आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आपने दोबारा से हाइपोथेसिस बनानी है, दोबारा से ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पिछले जो साइंटिस्ट हैं उनके वर्क को स्टडी कर सकते हो, अपने ही वर्क को स्टडी कर सकते हो कि मैंने कहाँ कहाँ ऑब्जर्वेशंस की, और उसके बाद आप अगेन एक नई हाइपोथेसिस बनाते हो। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस ऑफन टेस्ट जब उसे किया जाता है, उस पर बार बार टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और वो ट्रू साबित हो जाती है, तो उसे हम थेरी कहते हैं, फिर वो थेरी बन जाती है। थेरी ये एक प्रिडिक्टिव होती है, प्रिडिक्टिव यानी ये और बहुत सी थेरीज़ को प्रिडिक्ट करती है और बहुत सी और जो है वो बातें हैं जो इससे निकाली जा सकती हैं, मज़ीद डिस्कवरीज की जा सकती हैं। ऐसी थेरी को हम प्रिडिक्टिव थेरी कहते हैं। और इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, यानी ये नेक्स्ट मज़ीद जो साइंस में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकती है। बायोलॉजिकल जो हमारे पास सिनेरियोज़ हैं उनकी डिस्क्रिप्शन रखती है, उसकी वजाहत कर सकती है, तो इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। प्रोडक्टिव थेरी वो थेरी है जिससे मज़ीद थेरीज़ निकाली जा सकती हैं, मज़ीद हाइपोथेसिस बनाई जा सकती हैं, ऐसी थेरी को हम प्रोडक्टिव थेरी कहते हैं। साइंटिफिक लॉ, अगर थेरी बार बार टेस्ट की जाए और वो बिल्कुल भी गलत साबित ना हो तो वो एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर बन जाता है, यानी कि वो गलत नहीं है, इररिफ्यूटेबल है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता, वो एक हकीकी सच है नेचर का। तो ऐसी जो थेरी है उसको हम साइंटिफिक लॉ कह देते हैं। और साइंस में बेसिकली दो लॉ हैं, मेंडल्स का लॉ है इनहेरिटेंस का, और एक है हार्डी-विनबर्ग्स का लॉ जिसको हम यूज़ करते हैं रेशो प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में हम कितने जो है वो क्या परसेंटेज आएगी ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम जो है वो इनहेरिटेंस में ही यूज़ करते हैं। ये दोनों लॉज हैं जिनसे हम बायो में जो है वो ये कांस्टेंट फैक्ट है नेचर के, यूनिफॉर्म हैं। थेरीज तो डिफरेंट मौजूद हैं, लाइक प्रेशर फ्लो थेरी है हमारे पास, इसके अलावा डार्विन की थेरी है, डिफरेंट थेरीज तो मौजूद हैं, लेकिन बायो में लॉ जो है वो बहुत कम है क्योंकि लाइफ जो है वो ऑल टाइम डेवलप कर रही है, ऑल टाइम चेंज हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजिंग ऑल टाइम की एवोल्यूशन होती रहती है, इसलिए लॉ किसी चीज़ को कहना और लॉ प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो साइंस जो है ये शॉर्ट ऑफ लॉ है, इसमें इतने ज़्यादा लॉज मौजूद नहीं हैं।
स्टूडेंट्स, अब बायोलॉजिकल जो मेथड है इसकी एक दफ़ा समरी देख लेते हैं कि सबसे पहले आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो, देन ऑब्जर्वेशंस बनाते हो, ऑब्जर्वेशन करके एक आपने स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस से डिडक्शन यानी उनको आपने मज़ीद शॉर्ट करके एक स्टेटमेंट बनानी होती है। देन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, रिजल्ट्स ड्रॉ करते हो, रिजल्ट्स अगर प्रूव हो जाते हैं तो वो थ्योरी बन जाते हैं, लेकिन अगर प्रूव नहीं होते तो आप दोबारा से जाके हाइपोथेसिस बनाते हो, ऑब्जर्वेशन को रिव्यू करके दोबारा से हाइपोथेसिस बनाते हो, और थ्योरी जो है प्रूफ होने के बाद लॉ बन जाती है। तो इसमें अगर मेरा बेटा कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो या कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप इसको पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जो है कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका आंसर करूँ कमेंट बॉक्स में। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।